हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं हूं भावेश कृपलानी और मैंने लास्ट वीक आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं एक नई लेक्चर सीरीज लेके आ रहा हूं जेईई मेंस, नीट और जेईई एडवांस के लिए। तो आज से हम वो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा पहला लेक्चर रहेगा, ठीक है। और लेकिन इस लेक्चर सीरीज को कैसे फॉलो करना है, कैसे इसके साथ पढ़ाई करनी है, डाउट्स कैसे क्लियर करने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ ओवर द टाइम शेयर करते जाऊंगा। तो फिलहाल हम आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे भाई यूनिट्स क्या होते हैं और वो कहाँ पे कैसे क्यों यूज होते हैं, फिजिक्स में उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम सीखेंगे भाई उनको स्टैंडर्डाइजेशन क्यों करना पड़ता है और कैसे करते हैं। देन हम कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में सीखेंगे, यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे एंड फाइनली हम एंगल्स के कुछ स्पेशल यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों यूनिट समझने के पहले हमें समझना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो देखो, हम अपने आसपास जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं, राइट, जैसे मान लो मेरे हाथ में ये पेन है, करेक्ट। तो ये पेन जो है ना, मैं इसके बारे में क्या क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं। एक तो इसका कलर कैसा है, इस पेन का वजन कितना है मेरे हाथ में, इस पेन की लंबाई कितनी है। इसके अलावा बोल सकता हूँ भाई ये पेन अच्छी है कि खराब है ना। या मैं बात करूं किसी पर्सन की, कोई इंसान कितना नेचर का अच्छा है ना, या फिर उसका मास कितना है, उसकी एज कितनी है। तो हम किसी भी चीज को बहुत सारे पैरामीटर्स के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन कुछ पैरामीटर्स बच्चों मेजरेबल होते हैं, कुछ पैरामीटर्स मेजरेबल नहीं होते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूं मेजरेबल पैरामीटर्स का। तो मेजरेबल पैरामीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों। एक तो तुम्हारा होता है लेंथ, है ना। दूसरा हो गया टाइम, किसी चीज का मास, है ना। या हम मौसम की बात करें, गर्म है कि ठंडा है, तो टेम्परेचर जो है, ये सर्टेन एग्जांपल्स हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन मान लो मैं बात करूं अनमेजरेबल पैरामीटर्स की, है ना, तो इसमें तुम्हारा आ गया जैसे ब्यूटी हो गया, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं बिहेवियर, किसी पर्सन का अच्छा है कि खराब है, गुस्सैल है, ठंडे दिमाग का है, राइट। तो ये सर्टेन एग्जांपल्स हैं जो कि नॉन मेजरेबल है। तो फिजिकल क्वांटिटी में कौन आएगा। फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ मेजरेबल पैरामीटर्स काउंट होते हैं, यानी कि जिनको हम इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू मेजर कर सकें, क्वांटिफाई कर सकें। तो यही मेजरेबल प्रॉपर्टीज बच्चों कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, सो दैट मीन्स अगर मैं बात करूं ब्यूटी की, भाई ब्यूटी तुम मेजर कर सकते हो क्या, नहीं। हर किसी का परसेप्शन ब्यूटी का अलग है, तो इट्स अ नॉन मेजरेबल क्वांटिटी एंड देयरफॉर इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो बच्चों जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, है ना, जैसे मान लो कि मुझे पता करना है इस बॉटल में पानी कितना है, मैं वो कैसे मेजर कर सकता हूं भाई। पानी का मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा या पानी का वेट निकाल लूंगा कितना है, करेक्ट। तो ये जो मेजरमेंट है ना, उसको मैं लिखता कैसे हूं, करेक्ट। तो वो मेजरमेंट लिखने के तरीके तुम्हारे क्या होते हैं। जैसे मैं लिखूं अगर मास, तो मास में लिखूंगा भाई 5 किलोग्राम मास है। तुम्हारी जो मेजरमेंट है ना, उसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं। एक तो एक नंबर होता है और यहां पे जो लिखा होता है बच्चों वो है आपका यूनिट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लेंथ की बात करता हूं तो मैं लेंथ मेजर कर सकता हूं, मान लो 10 किलोमीटर्स। तो यहां पे 10 एक नंबर है और उसके साथ लगा हुआ है एक यूनिट। तो हर मेजरमेंट में यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों अब मैं डिफाइन कर सकता हूं कि यूनिट क्या होता है। तो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट बेस्ड ऑन विच अदर ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेजर्ड। अगर शॉर्ट में बोलें तो यूनिट जो है ना तुम्हारा, इट्स बेसिकली अ रेफरेंस, है ना। इस रेफरेंस के बेसिस पे हम कुछ भी मेजरमेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल तुम्हारा लेंथ है, तो लेंथ के लिए हम सबको पता है कि भाई स्टैंडर्ड जो है वो है 1 सेंटीमीटर ले लो, है ना। हम सबको पता है 1 सेंटीमीटर एग्जैक्टली कितना लंबा होता है, क्योंकि सबके पास एक स्केल रखी रहती है, राइट। तो इस रेफरेंस को यूज करके मैं कोई भी लेंथ मेजर कर सकता हूं। कैसे, बहुत इजी है। जैसे अगर मैं इस 1 सेंटीमीटर को 2 बार रख दूं आमने सामने, तो मुझे टोटल लेंथ 2 सेंटीमीटर मिलेगी। अगर मैं 1 सेंटीमीटर को 3 बार रख दूं तो मुझे टोटल लेंथ कितनी मिलेगी, 3 सेंटीमीटर मिलेगी। तो इस तरह से मैं कितनी भी लंबी रोप हो या कितना भी लंबा ऑब्जेक्ट हो, मैं उसकी लेंथ मेजर कर सकता हूं। इसका अपोजिट बच्चों, अगर मुझे 1 सेंटीमीटर से छोटी लेंथ मेजर करनी है तो मैं क्या करूंगा। तो हमने उसके लिए भी सोल्यूशन निकाला हुआ है। हम 1 सेंटीमीटर को 10 फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। तो एक फ्रैक्शन क्या बन जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा तुम्हारा 1 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर पता है, उसके बेसिस पे मैं 1 मिलीमीटर पता कर सकता हूं।
मुझे अगर 1 सेंटीमीटर पता है उसके बेसिस पे मैं 1 मीटर पता कर सकता हूं, मैं 1 किलोमीटर पता कर सकता हूं कितना होगा लंबा। करेक्ट। तो बस यही पर्पस है यूनिट्स का, बेसिकली रेफरेंस का, वो हमें हेल्प करते हैं मेजरमेंट्स निकालने में। तो अब जैसे मुझे कोई मेजरमेंट चाहिए, मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? This is 5 times the reference which is 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर 10 किलोग्राम में लेता हूं तो उसका मीनिंग क्या होता है कि मेरा जो मेजरमेंट है वो 10 टाइम्स रेफरेंस के बराबर है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट बेसिकली 10 टाइम्स ऑफ रेफरेंस विच इन दिस केस इज 1 किलोग्राम। आया समझ में? अब बच्चों यहाँ पे ऑब्वियस क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हमने 1 सेंटीमीटर एग्जैक्टली इस लेंथ के बराबर ही क्यों डिफाइन किया है, इससे लंबा क्यों नहीं, इससे छोटा क्यों नहीं? तो इसके लिए हमको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप बच्चों पुराने जमाने में देखो तो यूनिट्स ऑफ लेंथ ना बहुत तरह के थे। लेंथ ऑफ अ फुट है ना, या आर्म की लेंथ ले लो या फिंगर की लेंथ ले लो, ये सारे क्या थे? यूनिट्स ऑफ लेंथ होते थे। करेक्ट। जैसे पहले के जमाने में 1 इंच कैसे डिफाइंड था, तो एक थंब की जो विड्थ है ना, दैट वाज 1 इंच। सिमिलरली इंडिया में लेंथ का एक स्टैंडर्ड था अंगुल। अंगुल मतलब बेसिकली फिंगर होता है, आपको हिंदी तो आती होगी, है ना। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, भाई इस पेन की लेंथ कितनी है, तो अगर मैं इसको मेजर करूं तो ये 1 अंगुल हुआ प्लस एक और अंगुल, तो ये ऑलमोस्ट 2 अंगुल के बराबर है इस पेन की लेंथ। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपके फिंगर की लेंथ एग्जैक्टली है कितनी, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली हर पर्सन की फिंगर की लेंथ अलग अलग है। सिमिलरली हर पर्सन के पैर की लेंथ अलग अलग है। तो 1 फुट एग्जैक्टली कितना है, 1 अंगुल एग्जैक्टली कितना है, 1 इंच एग्जैक्टली कितना है, यहां पे क्रिएट हुआ था कंफ्यूजन। जैसे एक और एग्जांपल लो, इंडिया में वेट के लिए 1 तोला यूनिट यूज होता था पहले, अभी भी होता है गोल्ड के केसेस में, है ना। तो अगर तुम कोई यूरोपियन या अमेरिकन पर्सन को जाके पूछो भाई मेरे को 1 तोला चावल चाहिए, 1 तोला सोना चाहिए, वो समझ ही नहीं पाएगा कि व्हाट इज 1 तोला। करेक्ट। तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे जब ट्रेड वगैरह शुरू हुआ, है ना, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होने लगा, एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड प्रोसेसेस होने लगा, तो वहां पे जरूरत बच्चों पड़ गई स्टैंडर्डाइजेशन की। तो बच्चों अगर हम बात करें स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस की, तो उसका मतलब ये है कि हर एक यूनिट को हमें प्रिसाइजली डिफाइन करना है कि वो कितना है। जैसे अगर हम बात करें मीटर की, तो पहले ना एक मीटर के लिए एक रॉड ली गई थी, सबने बोला कि भाई इस रॉड की लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर है। फिर इस रॉड की बहुत सारी कॉपीज बनाई गई, उन कॉपीज को जगह जगह हर एक कंट्री को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो अब सबको पता था दुनिया भर में भाई 1 मीटर एग्जैक्टली इस रॉड की लेंथ होनी चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात करें किलोग्राम की, तो किलोग्राम के लिए भी एक स्टैंडर्ड मास लिया गया था, उस मास की कॉपीज बनाई गई, जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो वन ऑफ दोस कॉपीज हर एक किराने वाले के पास भी होती है, राइट। तो उनको पता होता है 1 किलोग्राम उस वेट के बराबर होता है। करेक्ट। सिमिलरली अगर आप बात करो टाइम की, तो पहले 1 सेकेंड जो डिफाइन हुआ था, 1 सेकेंड वॉज 1/24 × 60 × 60 ऑफ अ डे, है ना। तो एक दिन के बेसिस पे 1 सेकेंड डिफाइन किया गया था। ऑब्वियसली घड़ियों का यूज होता था उसके लिए, राइट। बट ओवर द टाइम ये सारी डेफिनेशन ना मॉडिफाई होती गई। करेक्ट। तो पहले जो डेफिनेशन थी हर एक यूनिट की अलग थी, आज के जमाने में वो डेफिनेशन सारी अलग है, इस पे हम डिस्कस करेंगे अलग से। ठीक है। सेकंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है स्टैंडर्डाइजेशन का, वो होता है कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स। ठीक है। तो जैसे हमने 1 मीटर डिफाइन कर लिया कितना है, तो मेरा काम है भाई मैं डिफाइन करूं 1 फुट एग्जैक्टली कितना होगा। तो 1 फुट जो तुम्हारा होता है ना बच्चों, वो होता है 12 इंचेस के बराबर। ठीक है, 12 इंचेस के बराबर। और 1 इंच कितना होता है बच्चों? 1 इंच आपका होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। तो क्योंकि मुझे पता है 1 मीटर कितना है, तो मुझे पता होगा 1 सेंटीमीटर कितना है। अगर मुझे 1 सेंटीमीटर पता है तो मैं उसके बेसिस पे इंच की वैल्यू निकाल सकता हूं कितनी होगी, है ना। और अगर मुझे इंच पता है तो मैं पता कर सकता हूं 1 फुट कितना लंबा है एग्जैक्टली। करेक्ट। तो ये डिफिनेशन और उसके बेसिस पे प्रॉपर कन्वर्जन डिफाइन करना जरूरी है। करेक्ट। तो बच्चों इंटरनेशनली ये स्टैंडर्ड्स को कौन मेंटेन करता है? उनको मेंटेन करता है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स बेस्ड इन फ्रांस, और इनके जो यूनिट्स हैं उसको बोला जाता है एसआई यूनिट्स। ठीक है। और इंडिया में अगर बच्चों हम बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ये सारे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके साथ कम्युनिकेट करता है और उसके बेसिस पे सारे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। तो
BIS का एक और काम ऑब्वियसली ये भी है कि जो इंडियन यूनिट है 1 तोला उसको डिफाइन करना। तो उन्होंने बोला भाई 1 तोला इज इक्वल टू 11.7 ग्राम्स। तो क्योंकि पूरी दुनिया में सबको पता है ग्राम कितना है, तो पूरी दुनिया इस फॉर्मूला के बेसिस पे 1 तोले की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकती है। करेक्ट। तो बच्चों बात आती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ रिलेटेड यूनिट्स यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। तो इसे सेट मतलब क्या होता है यार? तो जैसे मान लो मेरे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, राइट? तो मैं लेंथ का यूनिट अगर मीटर ले लूं, मास का यूनिट किलोग्राम ले लूं और टाइम का यूनिट सेकंड ले लूं, तो इन तीनों को मिला के मैंने एक सेट क्रिएट कर दिया है। तो ये क्या हो गया? एक सेट ऑफ यूनिट्स। तो इस तरह से हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी का कोई यूनिट लेके हम एक सेट बना सकते हैं। उससे एडवांटेज क्या होगा कि वो ना हमारी कैलकुलेशंस को बहुत इजी बनाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो है MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। इन तीनों सिस्टम में एग्जैक्टली है क्या? तो जैसे अगर तुम बात करो लेंथ की, ठीक है, या फिर मास की, या फिर टाइम की, तो इन तीनों सिस्टम ने एक अलग अलग यूनिट लेके रखा है एज अ स्टैंडर्ड। तो अगर हम MKS में देखें तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, है ना? CGS में लेंथ का यूनिट होता है सेंटीमीटर और FPS में लेंथ का यूनिट होता है फुट। ये स्टैंडर्ड यूनिट है। अगर हम बात करें मास की, तो मास के केस में MKS सिस्टम में स्टैंडर्ड यूनिट है किलोग्राम, CGS सिस्टम में है ग्राम्स और FPS सिस्टम में है पाउंड। करेक्ट। और टाइम जो है वो तीनों में ही सेम है, सेकंड। करेक्ट। तो अब जरा तुम यहां पे देखो MKS, तो ये तीनों इनिशियल मिलके ये सिस्टम क्रिएट किए, CGS उनको मिलके CGS बना, FPS मिलके ये सिस्टम बना। करेक्ट। अब इन तीनों में बच्चों हम जो ज्यादा फॉलो करते हैं वो है MKS सिस्टम, क्योंकि यही है तुम्हारा SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, SI सिस्टम। इसका एक और नाम है बच्चों मेट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो मेट्रिक सिस्टम या MKS सिस्टम एक ही बात हुई, और क्योंकि उसको इंटरनेशनली एज अ स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया गया है इसलिए वो क्या बन गया? SI सिस्टम। तो बच्चों जैसा मैंने बोला कि भाई सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो करने से हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। वो कैसे होता है जरा समझो। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं फोर्स का, ठीक है, तो फोर्स का यूनिट MKS सिस्टम में क्या है? वो है तुम्हारा न्यूटन, है ना? और CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट है 1 डाइन। करेक्ट। तो यहां पे देखो बेनिफिट क्या हो रहा है। अगर मैं MKS सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम के यूनिट्स मीटर, किलोग्राम और सेकंड लेता हूं तो फोर्स अपने आप न्यूटन में आ जाएगी। ठीक है, एग्जांपल समझाता हूं। मान लो कि मेरे पास यहां पर एक ब्लॉक है। ठीक है, इस ब्लॉक का अगर मैं मास जो है वो अगर मास में लिखता हूं 5 किलोग्राम्स, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ना, अगर मैं उसको लिखता हूं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जरा यहां पे तुम ऑब्जर्व करो, मैंने मास का यूनिट MKS का लिया हुआ है ना? ऐसे ही मैंने एक्सेलरेशन का यूनिट भी क्या लिया है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर और सेकेंड ये दोनों किसके हैं? MKS सिस्टम के यूनिट्स हैं। तो अगर मैं यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालता हूं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, तो कितना आएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो 5 इंटू 9.8 अगर करते हैं तो ये आ जाएगा तुम्हारा 49 न्यूटन्स। ठीक है, मैंने किलोग्राम, मीटर और सेकंड MKS सिस्टम के लिए, इसलिए फोर्स भी तुम्हारा ऑटोमेटिकली न्यूटन में आ गया। मुझे कुछ कन्वर्जन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना? ये फायदा होता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो करने का। अब इसी की जगह अगर मैं लिखता कि भाई मास का यूनिट, ठीक है, अगर मास का जो है वैल्यू वो है तुम्हारा 5000 ग्राम्स। करेक्ट। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है तुम्हारा ये होगा तुम्हारा 9800 सेंटीमीटर, सॉरी 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखो मास ग्राम्स में है और एक्सेलरेशन किस में है? सेंटीमीटर पर सेकेंड में, यानी कि किसका यूनिट बन गया? CGS का। तो
अब अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करता हूं, ठीक है, तो उसके लिए मुझे मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई करना होगा। तो उससे मुझे मिलेगा बच्चों, ये हो गया तुम्हारा 49, ठीक है, 2 0 और 3 0 और, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि बन जाएगा डाइन। ठीक है, तो क्योंकि मैंने मास और एक्सेलरेशन सीजीएस यूनिट्स में लिया, इसलिए फोर्स भी ऑटोमेटिकली सीजीएस यूनिट यानी कि डाइन्स में आ गई। मुझे कुछ कन्वर्जन सोचना नहीं पड़ा। अब इसकी जगह अगर मैं मास मान लो 5 किलोग्राम लेता और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में लेता मान लो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अब जो मेरी फोर्स बनती वो क्या बनती, 4900 किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये ना तो न्यूटन है ना तो डाइन है, तो मैं कोई अजीब से यूनिट में जाके अटक गया। ठीक है, तो इसलिए हमेशा एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो करना प्रेफर्ड रहेगा। ठीक है, और मोस्टली हम ऐसा ही यूनिट ऑफ सिस्टम फॉलो करेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन समझेंगे। तो देखो, यूनिट कन्वर्जन हमें हमेशा जरूरी होता है, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में जो वैल्यूज है ना वो जरूरी नहीं सारे स्टैंडर्ड यूनिट्स में गिवन हो, तो हमें वहां पे कन्वर्जन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जैसे अब बात करें हम कुछ कॉमन यूनिट्स की, तो हमें पता होता है 1 सेंटीमीटर होता है ना, 1 मिलीमीटर होता है, किलोग्राम होता है। अगर तो सब में तुम ऑब्जर्व करो तो मीटर के आगे एक प्रीफिक्स लगा हुआ है सेंटी। सिमिलरली मिलीमीटर में मीटर के आगे लगा हुआ है यहाँ पे क्या, मिली। किलोग्राम में क्या है, ग्राम के आगे क्या लगा हुआ है, किलो। तो ये तीनों का मीनिंग क्या है, तो 1 सेंटी, ठीक है, इसका मतलब हुआ 10 टू द पावर -2 या फिर 1 डिवाइडेड बाय 100। करेक्ट, तो दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर का मीनिंग हुआ 1/100 मीटर। ठीक है, सी को मैं लिख सकता हूं 1/100। ऑलराइट, ऐसे ही बात करें अगर हम 1 मिली की, ठीक है, यहां पे तुम्हारा 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिली क्या होता है तुम्हारा 10 पावर -3 यानी कि 1/1000। तो दैट मीन्स बच्चों 1 मिलीमीटर तुम्हारा होगा 1 डिवाइडेड बाय 1000 ऑफ अ मीटर। ठीक है, इसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं, जैसे यहां से मुझे मिलेगा 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, और यहां से मुझे मिलेगा 1000 मिलीमीटर इज 1 मीटर। ठीक है, ये कुछ कन्वर्जन याद रखो। अब बात आती है आपकी किलोग्राम की, तो किलोग्राम के केस में क्या होगा बच्चों, 1 किलो आपका होता है 10 टू द पावर 3 या फिर 1000। ठीक है, तो 1 किलोग्राम मतलब क्या, ये जो किलो है ना उसको मैं 1000 से रिप्लेस कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1000 ग्राम्स। ठीक है, किलोग्राम यानी किलो मतलब तुम्हारा 1000 हो गया। ठीक है, तो 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स। ऑलराइट, अब बच्चों आपके लिए एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, वो कितनी है, g = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। तो इसकी वैल्यू आपको एफपीएस सिस्टम में निकालनी है। मैंने आपको ऑलरेडी कन्वर्जन बताया था कि 1 फुट जो होता है वो 12 इंचेस के बराबर होता है, एंड 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। तो उसके बेसिस पे आप वीडियो को भी पॉज करो और ये क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं, तो ये आपका हो जाएगा 980। एक मिनट ध्यान से समझो, यहाँ पे मुझे यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है, 9.8। ठीक है, 9.8। अब जो मीटर है तुम्हारा मैं उसको लिख सकता हूं 100 सेंटीमीटर, और ये सेकंड में तो कुछ कन्वर्जन करना नहीं है, तो यहाँ पे सेकंड्स को लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगी आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन सीजीएस सिस्टम। अब एक मैंने कन्वर्जन बच्चों आपको बताया था कि 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच। करेक्ट, तो दैट मीन्स बच्चों 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2.54 ऑफ एन इंच। अब यही कन्वर्जन मैं यहां पे प्लेस करूंगा, सेंटीमीटर की जगह में ये वैल्यू रख देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, g इज इक्वल टू 980। सेंटीमीटर की जगह क्या रखूं, 1/2.54 ऑफ इंच, तो 1/2.54 इंच पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब
आपका इंच और फुट में क्या रिलेशन है बच्चों? तो इंच और फुट में जो रिलेशन है वो है 1 सेकेंड। सो 12 इंच इज इक्वल टू 1 फुट। करेक्ट, फुट को शॉर्ट में 1 ft लिखेंगे। तो 1 इंच कितना होगा बच्चों? वो हो जाएगा 1/12 ऑफ अ फुट। करेक्ट। तो बस अब यही वैल्यू मुझे यहां पे इंच की जगह रिप्लेस करनी है। तो दैट मीन्स तुम्हारा जी हो जाएगा 980 इंटू 1/2.54, 980 इंटू 1/2.54 इंटू इंच की जगह क्या रखूं मैं? 1/12 ऑफ अ फीट। तो 1/12 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको अगर आप बच्चों सॉल्व करते हो तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी 32.15 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही हो गया मेरा आंसर बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन एफपीएस सिस्टम। तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो कि कन्वर्जन हम करते कैसे हैं, तो आपका जो भी वैल्यू गिवन होगी ना उसका कुछ यूनिट भी होगा। तो वो यूनिट भी ना मल्टीपल यूनिट से बना होगा। जैसे ये क्या है? मीटर और सेकंड से बना हुआ है। तो 1 बाय 1 हर एक यूनिट को कन्वर्ट करते जाओ। तो मुझे यहाँ पे मीटर को मैंने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में, फिर सेंटीमीटर को मैंने कन्वर्ट किया इंच में, फिर मैंने इंच को कन्वर्ट किया फुट में। तो बस इसी तरह यूनिट कन्वर्ट करके हमें वैल्यू चेंज करनी होती है। ठीक है। अब बच्चों आपके लिए एक और क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड। अगेन वीडियो को पॉज करो, आपको ये क्वेश्चन पहले ट्राई करो खुद से एंड देन लुक एट द सोल्यूशन। ठीक है, चलो तो कंटिन्यू करते हैं। पहला आपको कन्वर्जन यहाँ पे क्या लगेगा कि 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 घंटा जो होता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। करेक्ट। तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। अब ये जो मिनट है ना उसको जरा सोचो, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों? 60 सेकंड्स। तो मैं इसको लिख सकता हूं 60 इंटू, ये मिनट को मैं लिख सकता हूं 60 सेकंड्स के बराबर। सो दैट मीन्स 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। बस यही कन्वर्जन हमें यूज करना है हमारे क्वेश्चन में। तो 1 किलोमीटर पर आवर कितना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल किलोमीटर कितना है तुम्हारा? 1000 मीटर। तो इसको लिख दो, न्यूमरेटर में 1000 मीटर आएगा। और 1 घंटा कितने सेकंड्स के बराबर है? 60 इंटू 60। तो डिनोमिनेटर में लिख दो 60 इंटू 60 सेकेंड्स। किलोमीटर की जगह ये आ गया, आर की जगह ये आ गया, और ये 1 तो यहाँ पे इंटू 1 करेंगे उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, ये आपका जीरोस 2 कट गए। ठीक है। 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 3 6। तो ये मुझे मिल गया बच्चों 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो जब भी आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन हो, आप उसको मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? 5/18 मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ओके। अब बच्चों आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब के बराबर होगा? ये क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या नंबर पुट करें? सोचो, पॉज करके इसको सॉल्व करो। ओके, अगेन बहुत आसान है। 1 सेंटीमीटर बच्चों कितना होता है? 10 टू द पावर -2 मीटर होता है क्या, या फिर 1/100 मीटर? तो यहां पर बात चल रही है 1 सेंटीमीटर क्यूब की। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब तुम्हारा क्या होगा? 1 सेंटीमीटर की जगह लिखो 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर के ऊपर क्या है? पावर 3 लगी हुई है, तो यहां भी पूरा पावर 3 लगेगा। ठीक है। अब ये 1 का तो कोई काम नहीं है। ठीक है। अब इसको मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो क्या होगा यहाँ पे? तो पावर 3 इसके ऊपर भी आएगी और पावर 3 इसके ऊपर भी आएगी, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर -2 होल टू द पावर 3 मीटर टू द पावर 3। ठीक है। तो देखो मुझे मीटर क्यूब तो आ चुका है, बस एक क्वेश्चन मार्क की जगह मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो ये देखो पावर है, फिर एक और पावर है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो आई विल गेट 10 टू द पावर -2 इंटू 3 यानी कि -6 मीटर क्यूब। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो बच्चों सिमिलरली एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि भाई 1 मिलीमीटर क्यूब कितने मीटर क्यूब होगा? इसका आंसर आपका आना चाहिए 10 टू द पावर -9 मीटर क्यूब। ये आंसर आना चाहिए, ट्राई करके देखना। ठीक है।
अब एक और क्वेश्चन बच्चों ट्राई करते हैं। व्हाट इज 1 लीटर? यार वैसे तो सबको पता ही होगा ये 1 लीटर एग्जैक्टली क्या होता है भाई। इट्स अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, है ना, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? तो 1 लीटर जो तुम्हारा होता है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो अगर मुझे 1 किलोग्राम पानी में लेके रखूं, मैं उसका वॉल्यूम मेजर करूं, तो मुझे एग्जैक्टली 1 लीटर के बराबर मिलना चाहिए। यही इसकी डेफिनेशन हो गई। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा जो एसआई यूनिट है वो है तुम्हारा मीटर। लेंथ के लिए क्या है? मीटर। तो वॉल्यूम के लिए एसआई यूनिट क्या बनेगा? मीटर क्यूब बनेगा, है ना। एसआई यूनिट हमारा क्या है? 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब तुम्हारा कितने लीटर होना चाहिए, या फिर 1 लीटर कितना मीटर क्यूब होना चाहिए? तो उसका आंसर बहुत सिंपल है बच्चों, कि आपका 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। याद रखो इसको, ठीक है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 इंटू 1000 लीटर। ठीक है, अब यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 10 टू द पावर -2 टू द पावर 3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये 10 पावर -6 है और इंटू 1000 यानी कि 10 पावर 3 है, तो यहां मुझे मिलेगा 10 पावर -3 लीटर। ठीक है, इसकी पावर -6 हो गई, मैं इसको अलग से लिख के दिखाता हूं। 10 पावर -6 इंटू, मैं 1000 को लिख सकता हूं 10 की पावर 3, है ना, 1000 इज 10 टू द पावर 3। और ये दोनों क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तुम्हारी पावर यहाँ पे ऐड होंगी, है ना। तो -6 + 3 कितना हो जाएगा? -3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं इसको अगेन क्या लिख सकता हूं? इसके ऊपर भी पावर 3 है, इसके ऊपर भी पावर 3 है, तो मैं इन दोनों को मिला सकता हूं 10 टू द पावर -2 मीटर होल क्यूब। दिस इज इक्वल टू 10 पावर -3 यानी कि क्या मिली होता है क्या? 10 पावर -3 इक्वल टू 1 मिली, करेक्ट। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 मिलीलीटर के बराबर। ओके, 10 पावर -3 लीटर इज 1 मिलीलीटर। अब 10 पावर -2 मीटर तुम्हारा क्या होगा? 1 सेंटीमीटर होल क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, है ना, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम के आपको दो रिलेशन याद रखने हैं। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 मिलीलीटर। यहाँ पे एक और कॉमन जो यूनिट यूज होता है, ये जो है सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है? बेसिकली सेंटीमीटर का क्यूब है ना। तो इसके इनिशियल लेके सी और सी, इसको कभी कभी शॉर्ट में 1 cc भी लिखा जाता है। तो 1 cc और कुछ नहीं है, आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, अब बच्चों जरा हम डिस्कस करते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमने अभी सीखा कि भाई 1 किलोग्राम पानी का वॉल्यूम 1 लीटर होता है, तो हम डेंसिटी ऑफ वाटर बहुत इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी तुम्हारी क्या होती है? डेंसिटी होती है तुम्हारी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, करेक्ट। तो पानी अगर मैं 1 किलोग्राम लेता हूं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा बच्चों? 1 लीटर के बराबर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर तुम्हारी हो गई 1 किलोग्राम पर लीटर। ठीक है, अब इसको हम और यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे अगर मुझे इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब यानी कि एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे होगा? तो तुम्हारा 1 किलोग्राम तो ऑलरेडी एसआई यूनिट है ना। तो डेंसिटी तुम्हारी पानी की एसआई यूनिट में होगी 1 किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1 लीटर। तुम्हारा क्या है? 1 लीटर इज तुम्हारा 10 पावर -3 मीटर क्यूब। क्यों? हमने अभी सीखा था कि 1 मीटर क्यूब तुम्हारा 1000 लीटर है, तो 1 लीटर 1 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब होगा, तो यानी कि 10 पावर -3 मीटर क्यूब। अब ये 10 पावर -3 क्योंकि डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाता हूं तो क्या होगा? पावर की साइन चेंज होगी। सो दिस इज इक्वल टू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका डेंसिटी ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट्स।
ठीक है। तीसरा आपका आता है बच्चों सीजीएस यूनिट्स में डेंसिटी क्या होगी। तो सीजीएस यूनिट्स यानी कि मुझे मास के लिए ग्राम लेना है और वॉल्यूम के लिए बच्चों सेंटीमीटर क्यूब लेना है। ठीक है, तो अगेन हम इसी को यूज करते हैं। 1000 मेरे पास ऑलरेडी है ना। और तो जो किलोग्राम है बच्चों, किलोग्राम होगा तुम्हारा 1000 ग्राम्स के बराबर। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है तुम्हारे पास 1 मीटर क्यूब है ना। तो 1 मीटर क्यूब तुम्हारा कितने सेंटीमीटर क्यूब होगा बच्चों, ऑलरेडी कन्वर्ट करवाया था। तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो मैं उसको 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब लिख सकता हूं, है ना। यानी कि मेरा हो जाएगा ऊपर कितने आ गए 1 2 3 0 इंटू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 100 टू द पावर 3 है, तो तुम्हारे पास नीचे 6 जीरोस बनेंगे, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो काट लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये मुझे क्या मिला बच्चों, दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गई आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर। अब हमने ऑलरेडी सीखा था भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 मिलीलीटर, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो अपने डेंसिटी ऑफ वाटर के कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या क्या हैं। एक तो आपका हो गया 1 ग्राम पर लीटर, है ना, ये पहली वैल्यू होगी। अगर आप इसको SI यूनिट्स में देखते हो तो उसकी वैल्यू होगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर CGS यूनिट्स में देखते हो तो उसकी वैल्यू होगी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर ml। ओके, अब बच्चों एक और हम इंपॉर्टेंट कन्वर्जन ट्राई करते हैं। हाउ मच डिस्टेंस इज 1 लाइट ईयर if speed of light is c equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second। यहाँ पे लाइट ईयर क्या है, इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये बहुत कंफ्यूजन होता है कई लोगों को, है ना, क्योंकि इसके यूनिट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, तो ईयर मतलब तो भाई टाइम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। लाइट ईयर जो है वो यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by light in 1 year। यानी कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो होता है 1 लाइट ईयर। तो ये तो निकालना बहुत आसान है, आपको बस बच्चों फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब यहां पे मुझे स्पीड गिवन है, कितनी है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि SI यूनिट्स में गिवन है। टाइम आपका कितना है बच्चों 1 ईयर के बराबर, तो ये बस टाइम को मुझे SI यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो मेरा जो डिस्टेंस है यानी कि 1 लाइट ईयर वो मीटर्स में एग्जैक्टली कितना है वो पता चल जाएगा। ट्राई करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका कितना है बच्चों 1 लाइट ईयर, है ना। 1 लाइट ईयर को अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं 1 Ly। दिस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम कितना है बच्चों 1 ईयर। अब 1 ईयर को बच्चों हमें कन्वर्ट करना होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे अगर आप देखो तो टाइम सेकेंड्स में गिवन है और यहां पे टाइम ईयर में, तो ये दोनों यूनिट आपस में कट नहीं सकते क्योंकि दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, है ना। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का, जो कि कई बच्चे बार बार भूल जाते हैं कि हमें हर चीज का यूनिट ध्यान रखना है, वो प्रॉपरली कन्वर्टेड है कि नहीं है। एक फॉर्मूला में सारी लेंथ का यूनिट सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मीटर है ना। सारे टाइम वाली वैल्यूज का यूनिट सेम होना चाहिए, जैसे यहाँ पे टाइम का यूनिट सेकंड है, यहाँ पे ईयर है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो मुझे दोनों को कन्वर्ट करना होगा। या तो मैं ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करूं या मैं सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करूं, है ना। तो हमें क्योंकि काटना है सेकंड्स को, है ना, ज्यादा इजी रहेगा 1 ईयर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो वो करते हैं, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू 1 ईयर कितना होता है बच्चों 365 डेज होता है क्या, है ना। अब एक दिन कितना होता है, एक दिन आपका होता है बच्चों 24 आवर्स, है कि नहीं। तो मैंने 365 इंटू 24 आवर्स कर दिया, एक साल की वैल्यू हो गई। लेकिन अभी भी यूनिट तुम्हारा सेम नहीं है, तो मुझे घंटे को कन्वर्ट करना होगा। तो एक घंटा तुम्हारा कितना होता है 60 मिनट्स, ठीक है। अब अगेन मुझे मिनट को कन्वर्ट करना होगा सेकंड्स में, तो एक मिनट कितना होता है बच्चों 60 सेकेंड्स। अब जाके मेरा यूनिट कट गया,
तो मेरे पूरे आंसर में सिर्फ एक ही वैल्यू बची, यूनिट बचा मीटर, है ना। बाकी इन सबको मुझे मल्टीप्लाई करना होगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से मुझे वैल्यू मिलेगी 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ओके, अब बच्चों यहाँ पे ना कई लोग एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछते हैं भाई कि हाउ मेनी ईयर्स इज 1 लाइट ईयर। तो यार देखो, अब यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि लाइट ईयर क्या है, वो यूनिट ऑफ लेंथ है ना। ईयर क्या है, यूनिट ऑफ टाइम। ये क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ। अब तुम टाइम और लेंथ को कंपेयर तो कर नहीं सकते, करेक्ट है ना। जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरा एज मतलब मेरा टाइम बढ़ता जा रहा है धरती पे, तो दैट डजंट मीन कि मेरी हाइट भी बढ़ती जा रही है, राइट। तो टाइम और लेंथ आपस में कंपेरेबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो कई लोग पूछते हैं ना, वो एक्चुअली पूरा गलत है, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली एक अपने इंडियन मीडिया में एक बहुत ही कॉमन ऐड आता है, अगर आप लोगों ने देखा होगा, है ना, सिस्का लाइट ईयर्स अहेड। तो एक्चुअली ये जो लोग टैगलाइन लगाते हैं लाइट ईयर्स अहेड, वो बोलना क्या चाहते हैं भाई, वो भविष्य की सोचते हैं, भविष्य में चल रहे हैं, है ना। सालों हम बाकी लोगों से सालों आगे उनकी टेक्नोलॉजी है। तो एक्चुअली ये बोलना गलत होगा, बिकॉज लाइट ईयर्स इज व्हाट बेसिकली अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, करेक्ट। अब बच्चों ये बताओ कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। डाइन यानी कि क्या, इट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। डायन मत समझना इसको, डाइन है, ऑलराइट। तो कैसे करेंगे इसको, पहले खुद से ट्राई करो। एक तुम्हें हिंट देता हूं छोटा सा। तो 1 न्यूटन तुम्हारा क्या होता है, वो ऐसा यूनिट है ना। न्यूटन बेसिकली फोर्स हुआ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो फोर्स का यूनिट क्या है तुम्हारा, न्यूटन। वो बेसिकली मास और एक्सेलरेशन के बराबर है। तो मैं यहाँ पे मास और एक्सेलरेशन का यूनिट भी लिख सकता हूँ। मास का ऐसा यूनिट में लिख दूंगा किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट में लिख दूंगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इट। अब तुम इसको बस सीजीएस यूनिट्स में कन्वर्ट करो, है ना, तो तुम्हें डाइन मिल जाएगा। सोचो कैसे करेंगे। चलो तो कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 किलोग्राम कितना है बच्चों, 1000 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स, है ना। 1 मीटर कितना है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और सेकंड को तो हमें कन्वर्ट करना नहीं है ना, क्योंकि एसआई और सीजीएस में सेकंड सेम है। ओके, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच। यहां पे कितने जीरो दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो मुझे यहां पे 10 टू द पावर 5 मिलेगा क्या, और बाकी यूनिट्स को आपस में कंबाइन कर दो तो वो बन जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5, और ये जो पूरा यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बन जाएगी डायन, ठीक है। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन्स, ठीक है। अब बच्चों इसी के सिमिलर एक और क्वेश्चन है आपके लिए भाई। 1 जे, यहाँ पे जे क्या है बच्चों, जूल्स। जे इज जूल्स यानी कि यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग। ये जो अर्ग है ना, ये भी तुम्हारा यूनिट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। जूल्स क्या है तुम्हारा, एसआई यूनिट है। तो अर्ग क्या है, वो है तुम्हारा सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। तो 1 जूल कितने अर्ग होगा वो सोचो कैसे करेंगे। अगेन बेसिक फंडा तुम्हें यही लगाना है कि भाई जो एनर्जी है वो क्या होता है तुम्हारा। एक एग्जांपल ले लो एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं लेता हूं वो होता है तुम्हारा mgh के बराबर, है ना। तो mgh यानी क्या, मास के लिए यूनिट तुम्हारा बनेगा किलोग्राम, है ना। मास का यूनिट क्या बनेगा, किलोग्राम। g तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे h क्या है, हाइट, तो हाइट का यूनिट ले लो मीटर, ये तुम्हारा बन जाएगा एनर्जी का यूनिट जूल्स, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, एनर्जी का यूनिट जूल्स। सो दिस विल बी इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 1 जूल्स। मैंने 1 जूल बता दिया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो अब आप अर्ग में इसको कन्वर्ट करके देखो। अगेन पहले किलोग्राम को कन्वर्ट करो, फिर मीटर को कन्वर्ट करो, आ गया आंसर। तो चलो ट्राई करते हैं इसे। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम तुम्हारा कितना है, 1000 ग्राम्स, है ना।
और यहाँ पे एक्चुअली स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर तुम्हारा कितना होगा? मीटर स्क्वायर इज बेसिकली मीटर इंटू मीटर, है ना। इसको मैं मीटर इंटू मीटर लिख देता हूँ, करेक्ट। तो 1 मीटर तुम्हारा 100 सेंटीमीटर होता है, ये तुम्हारा 100 सेंटीमीटर हो गया। सिमिलरली ये भी कितना होगा तुम्हारा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब कितने जीरो आ गए? 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे 10 पावर 7 मिल जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये हो गया बच्चों आपका 1 जूल और अर्ग का रिलेशन। अब बच्चों हम बात करते हैं एंगल की। तो एंगल बेसिकली क्या होता है? अगर मैंने 2 स्ट्रेट लाइन खींची, है ना, तो उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच की जो ओपन स्पेस है वो कितनी ओपन है, उसका मेजर है एंगल, है ना। तो ये एंगल को हम किस यूनिट्स में मेजर करते हैं? 3-4 यूनिट आपको पता ही होंगे। एक आपका होता है यूनिट डिग्री, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं छोटा सा, करेक्ट। दूसरा आपका यूनिट होता है बच्चों मिनट, और तीसरा यूनिट होता है सेकंड। तो 1 डिग्री जो होता है दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स, है ना। इसको लिखा जाता है 60 मिनट्स, या फिर कभी कभी आपको कहीं प्रॉपर जो साइंटिफिक बुक्स होती हैं उसमें लिखा हुआ मिलेगा 60 आर्क मिनट्स के बराबर, ठीक है। ये आर्क वर्ड बस इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि मिनट्स जो है वो भाई तुम टाइम और एंगल में कंफ्यूज ना हो, दैट्स इट, है ना। तो जो मिनट है या फिर आर्क मिनट जो है उसको शॉर्ट में अपन बस ये सिंबल लगा के छोड़ देते हैं। डिग्री के लिए अपन ने ये सिंबल लगाया, मिनट के लिए हम लोग ये सिंबल लगाएंगे, ठीक है। अब सिमिलरली तुम्हारा बच्चों 1 मिनट जो होता है दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है, 60 सेकेंड्स और 60 आर्क सेकेंड्स। अगेन बस हमें टाइम और एंगल में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ पे आर्क सेकेंड यूज करते हैं, है ना। तो 60 आर्क सेकेंड, या फिर शॉर्ट में लिखें तो यहाँ पे अपन ये डबल डैश लगा देंगे 60 सेकेंड्स, दिस इज इक्वल टू 1 मिनट एंड 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो यहां से बच्चों मुझे क्या मिलेगा? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो अगर मुझे डिग्री और सेकंड में भी रिलेशन पता करना हो तो मैं ये रिलेशन लगा सकता हूं। अब क्या एंगल के बच्चों यही यूनिट्स हैं? एक और यूनिट है जो काफी बच्चों को, मतलब जो 10th से 11th में गए हैं, आई एम नॉट श्योर सबको पता होगा कि नहीं होगा, है ना। वो यूनिट है तुम्हारा रेडियंस। रेडियन क्या है बच्चों? जब मैं बात करूं एक स्ट्रेट लाइन की, तो एक स्ट्रेट लाइन अपने किसी भी पॉइंट पे कितना एंगल बनाती है? तो ये जो एंगल आपका होता है बच्चों, ये होता है 180 डिग्री के बराबर। और अगर मैं इसको रेडियंस की टर्म्स में लिखूं तो ये होता है तुम्हारा पाई रेडियंस के बराबर, ठीक है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। यहां मैं फिर लिख सकता हूं यहां पे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। शॉर्ट में अपन इसको आरएडी लिखते हैं रेडियंस को, है ना। या फिर 180 डिग्री बाय पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो ये एक और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये है कि पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री है ना, तो मान लो अगर मैंने एक लाइन बना दी, है ना, मैंने यहां पर एक लाइन बना दी, इस लाइन की जो लेंथ है, इसकी जो लाइन की लेंथ है वो अगर मान लो पाई सेंटीमीटर मैंने ली है, मान लो ये रॉड है मेरे पास, इस रॉड की लेंथ कितनी है? पाई सेंटीमीटर। तो कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, वो लिखते हैं कि पाई सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अरे भाई क्यों? वो बोलेंगे सर कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, फर्क है। लेकिन यहां पे जो फॉर्मूला लग रहा है ना बच्चों, पाई इक्वल टू 180, वो हम एंगल्स के लिए यूज कर रहे हैं, और पाई अकेला नहीं है, पाई के साथ रेडियन लगा हुआ है। तो पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई तुम्हारा 180 नहीं है, तो मैं यहां पे भी पाई सेंटीमीटर को 180 सेंटीमीटर नहीं लिख सकता। तो ये जो सेंटेंस है बच्चों ये हो जाएगा गलत, ठीक है। अब
अब बच्चों हम समझेंगे भाई 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस ही क्यों होता है। तो उसके पीछे एक रीजन है, उसके लिए हमें रेडियंस की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। वो कैसे समझेंगे हम, उसके लिए हमें सबसे पहले एक सर्कल की जरूरत है। ठीक है, ये आपका सर्कल है और मान लो ये है सर्कल का सेंटर। ठीक है, अब मैं यहां से अगर एक लाइन खींचूं तो ये लाइन तुम्हारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा रेडियस। ठीक है, r इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अब मैं अगर यहां से एक और लाइन खींचता हूं, ठीक है, तो यहां पे मेरे पास एक एंगल मिला। क्या, इस एंगल को मैं मान लो नाम देता हूं थीटा। ग्रीक लेटर है थीटा, फैमिलियर होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे थीटा तुम्हारा डिग्री में तो मेजर कर सकते हो, पर अगर मुझे थीटा रेडियंस में मेजर करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूं, तो वहां पे आती है बच्चों रेडियन की डेफिनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से लेके यहां तक जो आपकी आर्क बनेगी वो आर्क बच्चों मेजर करो। ठीक है, ये आर्क लेंथ आप लोग मेजर करोगे कितनी है। राइट, मान लो ये L आपकी हो गई आर्क लेंथ, L इक्वल टू आर्क लेंथ। ठीक है, अब रेडियन की डेफिनेशन अब यहां पे क्या बनेगी समझो। तो थीटा की वैल्यू किसमें, रेडियंस में, है ना, डिग्री में नहीं, रेडियंस में। थीटा की वैल्यू रेडियंस में तुम्हारी बन जाती है बच्चों आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, है ना। यानी मैं लिख सकता हूं थीटा इन रेडियंस इज इक्वल टू आर्क लेंथ L डिवाइडेड बाय R। कंडीशन अगेन वही है कि आपकी जो लेंथ है और जो रेडियस है दोनों को सेम यूनिट में मेजर करना है। मतलब अगर मैं रेडियस को भी सेंटीमीटर में मेजर कर रहा हूं तो आर्क लेंथ L भी सेंटीमीटर में मेजर होगी। अगर मेरा रेडियस किलोमीटर में है तो आर्क लेंथ भी किलोमीटर में होगी। सो दैट दोनों का यूनिट जो है, मान लो किलोमीटर और किलोमीटर है तो यूनिट दोनों का कट गया। तो मुझे जो यहां पे वैल्यू मिली वो किस में मिली, एंगल इन रेडियंस। ठीक है, तो बच्चों अब हम इस डेफिनेशन के बेसिस पे 1 रेडियन एग्जैक्टली कितना होता है वो डिफाइन करेंगे। तो यहां देखो मेरे पास क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है r। अब r लेंथ की मैं एक और लाइन ले लेता हूं और इस लाइन को मैं सर्कल पे प्लेस करता हूं। तो अब यहां पे क्या मिला, मुझे एक आर्क लेंथ मिली। उस आर्क की लेंथ कितनी है, L इक्वल टू R। ठीक है, अब इस आर्क को यूज करके मैं सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बनाता हूं। तो अब बस हमें वापस से एंगल इन रेडियंस का फॉर्मूला लगाना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा है कि हम आर्क की लेंथ निकालें जो कि हमारे पास ऑलरेडी है L इक्वल टू R। देन जो हमारा एंगल मिलेगा मान लो वो है थीटा, तो थीटा का फॉर्मूला क्या लगेगा, वो होगा तुम्हारा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस L बाय R। अब क्योंकि L इक्वल टू R है तो ये हो जाएगा R बाय R एंड ये बन जाएगा आपका 1 रेडियन। थीटा यहाँ पे हो गया 1 रेडियन। तो यहां पे बच्चों 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है, 1 रेडियन इज द एंगल मेड बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ठीक है, अब बच्चों देखो यहां पे रेडियन की डेफिनेशन के बेसिस पे मैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकता हूं। ये कंक्लूजन बेसिकली एक फॉर्मूला बनेगा जिससे आप बचपन से फैमिलियर हो। आई थिंक 6th-7th क्लास से आप ऑलरेडी ये सॉल्व करते हुए आ रहे हो। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा सेंटर है, करेक्ट, ये मैंने रेडियस बना दिया, है ना। अब तुम्हारा पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल तुम्हारा होता है बच्चों 360 डिग्रीज के बराबर होता है क्या, है ना। अब जरा सोचो, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं और मैं एक आर्क बनाऊं, कौन सी आर्क, यहां से स्टार्ट करके पूरे सर्कल को कवर करते हुए मैंने आर्क बनाई, है ना। तो यहां पे मेरी आर्क कितनी हो जाएगी, सरकमफेरेंस के बराबर होगी क्या, है कि नहीं। मैं अगर पूरे 360 डिग्री एंगल की आर्क लेता हूं तो वो पूरा सर्कल बन जाएगा, पूरा सरकमफेरेंस बन जाएगा। तो कितना होगा बच्चों, 2 पाई r, 2 पाई इनटू रेडियस के बराबर। ठीक है, तो अगर मुझे ऐसे में थीटा इन रेडियंस निकालना हो तो क्या होगा तुम्हारा बच्चों, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय
रेडियस करेंगे, है ना। तो तुम्हारी आर्क लेंथ 2 पाई आर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं आर्क लेंथ 2 पाई आर डिवाइड बाय रेडियस की जगह मैं लिखूंगा आर। तो ये आर और आर बच्चों कट गया, है ना, आर और आर कट गया। तो यहां से मुझे थीटा इन रेडियंस क्या मिला, 2 पाई के बराबर, और मेरा एक्चुअली थीटा कितना है डिग्रीज में, 360 डिग्री। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, समझे। ये पूरा एंगल 360 है, उसके अगेंस्ट मैंने पूरी आर्क लेंथ ले ली जो कि बेसिकली सर्कमफेरेंस होगा। तो अगर मैं यहाँ पे रेडियंस वाली डेफिनेशन का फॉर्मूला लगाऊं आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, तो उससे मुझे एंगल मिल रहा है रेडियंस में 2 पाई, यानी कि 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री। यहीं से तुम्हारा बन जाएगा पाई इक्वल टू 180 डिग्री, डिवाइड करो 2 से, है ना। ये 2 को इधर ले जाओ तो 360 कट के 180 हो जाएगा, करेक्ट। अब अगर मैं दोनों साइड 3 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो पाई बाय 3 रेडियंस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा तुम्हारा 60 डिग्रीज। सिमिलरली तुम्हारा पाई क्या है, 180 है, अगर मैं दोनों साइड बाय 2 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, तो पाई बाय 2 तुम्हारा बन जाएगा 90 डिग्री। तो कोई स्टैंडर्ड कन्वर्जन है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो दैट्स इट बच्चों, आज के लिए इतना ही है ना। ये पूरा रिवाइज करो, नोट्स प्रॉपरली बनाओ, नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।